हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल थर्मल लेक्चरर। आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका क्लास 10 हिंदी 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जो आपका 6 नंबर है उसको बिल्कुल पक्का करेंगे। जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है हास्य रस, ये आप देख सकते हो, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आता है, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दूसरा जो हमारा है रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जो आपका अलंकार पूछा जाता है, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, तीनों अलंकार देखने वाले हैं। तीसरा जो आपका प्रश्न पूछा जाता है सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। यह भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये 3 चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रस है। रस में हमारा कौन सा है? सबसे पहला हास्य रस है। हास्य रस में क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। हास का मतलब है हंसना। ठीक है, हंसना। तो अभी आपको मैं परिभाषा बताऊंगा, उदाहरण भी बताऊंगा और स्पष्टीकरण भी आप लोग सीख जाओगे करना। ठीक है, सबसे पहले आप परिभाषा समझो, आखिर हास्य रस की परिभाषा क्या होती है, ताकि आप लोग उससे परिभाषित कर सको। देखो, जो हास्य रस की परिभाषा होती है वो होती है, हास्य रस जो होता है उसका अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, क्या विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है। क्या किसी व्यक्ति के जो विकृत रूप है, आकार किस आकार का है, वेशभूषा जो उसका पहनावा ओढ़ावा है आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। क्या कहलाता है? हास कहलाता है। और यही हास नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भावों में पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। कहने का क्या अर्थ है? सबसे पहले हास्य रस का अस्थाई भाव याद कर लो, हास होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, इतना याद हो गया। अब किसी व्यक्ति का विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर जो आदमी का हृदय होता है तो हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। क्या कहलाता है? हास कहलाता है। और यही हास नामक अस्थाई भाव जब भी भाव, अनुभाव और संचारी भावों में पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ये सबसे अच्छा आपका परिभाषा है। और अगर ऐसा लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बहुत आसान भी है। उदाहरण मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण ये देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, ये उदाहरण आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं आपको ये उदाहरण दे देता है और कहता है ये कौन सा रस है, मैंने ऐसे भी देखा है। तो आपको ये उदाहरण याद करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड फेमस उदाहरण है। लिखा हुआ है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे, गौतम तीये तरी तुलसी सु कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनाय कजू करुणा करी कानन को पगुधारे। ये है हमारा उदाहरण। आप लोग इसे एक बार लिख डालो, फिर आप लोग इसे याद कर लेना। बहुत आसान है, एक लाइन से आप याद करो यहां से, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे। फिर आप याद करो, गौतम तिये तरी तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि वृंद दुखारे, एंड आपका सुखारे, सॉरी सुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनाय कजू करुणा करी कानन को पगु धारी। ठीक है, ये हमारा उदाहरण है। अब हम लोग देखने वाले हैं जो आपका स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण आप कैसे करोगे? तो स्पष्टीकरण के लिए आप यहां हेडिंग डालो जो आपका स्पष्टीकरण है। ठीक है, स्पष्टीकरण। ओके, अब स्पष्टीकरण में आपका सबसे पहला जो है उसमें आपको लिखना है अस्थाई भाव। तो सबसे पहले आपको लिखना है अस्थाई भाव। तो इसका अस्थाई भाव क्या है? इसका अस्थाई भाव क्या है? हास। ठीक है, और हास का मतलब होता है हंसना। ठीक है, ये हास होता है। अब फिर आप लोग लिख दो यहां जो आपका आलंबन है या फिर विभाव के मतलब अंतर्गत आता है आलंबन। तो यहां आप लोग आलंबन लिख दो। देखो, आप लोग कुछ भी लिख दो, 2-4 चीजें लिख दो, आपका बिल्कुल सही रहेगा स्पष्टीकरण। आलंबन है विंध्य के वासी तपस्वी। क्या है? विंध्य, सॉरी ऐसा नहीं, आगे रहेगा, विंध्य
केवासी, तपस्वी। ठीक है, ये हमारा हो गया आलंबन। अब हमारा क्या रहेगा, अब हमारा रहेगा आश्रय। आश्रय आप लिख दो, जो आप लोगों का आश्रय है, आश्रय हमारा जो है वो है पाठक। क्या है, पाठक। ओके, और यहां आपका जो अनुभाव है, अनुभाव मतलब हंसना, अनुभाव, अनुभाव जो हमारा है वो है हंसना, कोई दिक्कत नहीं, हंसना। अनुभाव जो भाव है, भाव मतलब जो उसका भाव है, अनुभाव, ये हमारा हो गया। अब एक और आप लोग लिख देना, जगह नहीं है यहां, मैं लिख देता हूं संचारी भाव, ये नीचे लिखना, जगह कम है। संचारी भाव, संचारी भाव में आपको लिखना है जो आपकी स्मृति है, ये है संचारी भाव, स्मृति। ठीक है, और आप लोग लिख सकते हो जो आपका है चपलता, यहां समझो चपलता। ठीक है, ये दोनों आप लिख सकते हो, चपलता और स्मृति। तो ये हमारा है पूरा हास्य रस का। सबसे पहले परिभाषा आप नोट कर लो, फिर आप लोग उदाहरण नोट कर लो, फिर स्पष्टीकरण। ठीक है, स्मृति और चपलता ये है संचारी भाव, सारी चीजें आपको दिख रहा है। ये अस्थायी भाव है, ये आलंबन है, ये आश्रय है, ये अनुभाव है, ये संचारी भाव है। ओके, तो ये हमारा हो चुका है पहला रस, हास्य रस। अब हम लोग देखेंगे जो आपका करुण रस है, करुण रस। ठीक है, हास्य और करुण रस दोनों आप समझ लो। करुण रस में आपको सबसे पहले समझना है इसकी परिभाषा क्या है करुण रस का। तो करुण रस का जो परिभाषा है वो है, करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। क्या है, जो करुण रस है उसका अस्थायी भाव शोक है, और शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में संचारी भावों से संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। सबसे पहले आपको समझना है जो करुण रस होता है, करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है, और शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, और सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण भी मैंने लिया है कि मणि खोई भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश। ठीक है, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये हमारा है सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे आसान उदाहरण। स्पष्टीकरण में मैंने बताया, आप स्पष्टीकरण में अस्थायी भाव लिख दो, आलंबन लिख दो, उद्दीपन लिख दो, अनुभाव लिख दो, संचारी भाव, यही सारी आपकी होती हैं। तो यहां आप स्पष्टीकरण में हेडिंग डाल दो, इसमें आपको यही चीजें लिखना होता है जो आपका रस होता है, इसमें यही। ठीक है, तो यहां आप लोग हेडिंग डालो स्पष्टीकरण, और यहां आप लोग लिखो सबसे पहले जो आपका है वो है अस्थायी भाव। तो अस्थायी भाव आपको बताया गया है, तो कोई दिक्कत है नहीं, आप अस्थायी भाव लिख दो। तो जैसे देखो ये है अस्थायी भाव, अस्थायी भाव इसका जो होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका शोक, शोक। ठीक है, बताया गया ना ऊपर, शोक है इसका अस्थायी भाव। और इसका जो विभाव है, विभाव में दो चीजें होती हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, ये फर्स्ट है आपका, सेकंड जो आपका विभाव होता है ना, इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं। इसके अंतर्गत का आता है आलंबन, अभी आप लोग समझ जाओगे। आलंबन क्या आता है, आलंबन, और आलंबन इसमें है श्रावण। ठीक है, क्या है, श्रावण। ओके, श्रावण ये है, और इसमें आश्रय है, इसी के अंतर्गत खा, या फिर कह सकते हो आपका आश्रय, यानी कि इसी का है आलंबन का। अब इसमें जो आपका आश्रय है वो क्या है, आश्रय इसमें है पाठक। ठीक है, पाठक। देखो सारी चीजें आप स्पष्टीकरण में ऐसा लिख देना। अब हम लोग देखेंगे जो आपका अनुभाव है, अनुभाव, अनुभाव, अनुभाव में जो हमारा है वो है आपका सिर पटकना या प्रलाप करना, सिर पटकना, सिर पटकना, या फिर आपका जो प्रलाप करना या फिर रोना। ठीक है, प्रलाप करना, ये आपका है भैया अनुभाव। अब आपका संचारी भाव जो 4 नंबर है, संचारी भाव, तो संचारी भाव आपको बता दिया जाए इसमें, तो वही है स्मृति और विषाद। ठीक है, क्या है, स्मृति, स्मृति और विषाद आदि। ठीक है, विषाद आदि। ओके, तो ये हमारा हो चुका है, सारी चीजें स्पष्टीकरण भी हमारा हो चुका है। तो यहां से आपको इसका समझ में आया, करुण रस का स्पष्टीकरण और उदाहरण, सारी चीजें तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको परिभाषा समझना है, फुल मैंने लिख दिया है कि आप लोग नोट बना लो, एक एक नोट्स बना लो अच्छे से, ताकि आप लोग इसका टाइम टू टाइम एजुकेशन करते रहो, अध्ययन करते रहो, स्टडी करते रहो। फिर आपको उदाहरण लिखना है, बहुत आसान सा उदाहरण है, फिर स्पष्टीकरण करना है।
ओके। तो ये हमारा हो गया दूसरा नंबर जो आपका। अब आपका रस, आपको यही दोनों कंप्लीट करना है। रस में आपको केवल यही दो चीजें कंप्लीट करना था, और अगर ये दो चीजें कंप्लीट कर लोगे, ये दोनों रस अगर आप कंप्लीट कर लोगे, तो आपका समझ लो ये दो नंबर बिल्कुल पक्का हो गया, फिक्स, FIX फिक्स, कोई नहीं काट पाएगा ये दो नंबर, हास्य रस अथवा करुण रस। अब हमारा आता है अलंकार। अलंकार हमारा है, अलंकार में सबसे पहले आपको पढ़ना है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार पढ़ना है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, ठीक है, बहुत आसान है। अभी आप ओनली 2 मिनट में समझ जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, केवल आपको ध्यान से देखना है। उपमा अलंकार मतलब क्या होता है? तुलना करना। देखो, जैसे आपको परिभाषा में बता दिया जाए, जहां, देखो ध्यान से समझो, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के सामान्य गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए। क्या कह रहा है? जहां कोई वस्तु है, किसी वस्तु या व्यक्ति, कोई वस्तु है या व्यक्ति है, ठीक है, उनकी किसी अन्य व्यक्ति, ठीक है, जैसे कोई वस्तु है या व्यक्ति है, तो किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म, उन दोनों का जो गुणधर्म है वो समान हो के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, तो वहां आपका उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ओके, समझ में आया उपमा अलंकार क्या है? परिभाषा भी समझ में आ गया। अब उदाहरण तो बहुत आसान है, सबसे ज्यादा उदाहरण इसका आसान है। लिखा हुआ है हरिपद कोमल कमल सा, हरिपद कोमल कमल से। तो हरिपद कोमल कमल से तो बहुत आसान है, इसमें आपको 4 चीजें और बताना है, स्पष्टीकरण बताना है। स्पष्टीकरण में आपको बताना है उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, वाचक शब्द और साधारण धर्म। बहुत आसान से तुरंत बता दोगे, अभी आप देखना तुरंत आप बताओगे, क्योंकि बहुत आसान ट्रिक बताने वाला हूं। स्पष्टीकरण देखो इसका, ये जो आपका लिखा हुआ है ये, ठीक है, इसका स्पष्टीकरण देखो, हरिपद कोमल कमल सा। स्पष्टीकरण यानी कि हरि का जो पद है वो कमल के समान कोमल है, ठीक है। तो स्पष्टीकरण में आपको उपमेय बताना है, उपमेय, ठीक है, इसमें आपको बताना पड़ेगा उपमेय। उपमेय मतलब क्या होता है? उपमेय मतलब जिस वस्तु की सामान्यता बताई जाए। क्या होता है? जिस वस्तु की सामान्यता बताई जाए, जिस वस्तु की सामान्यता बताई जाए वह उपमेय प्रस्तुत होता है, ठीक है। अब जैसे यहां किस वस्तु की समानता बताई जा रही है, जिसकी समानता की जा रही है, तो वो है उपमेय, मतलब हरि का पद, ठीक है। तो हरि का पद, तो यहां आपका उपमेय कौन सा है? तो उपमेय आपका किसका कर रहा है? हरि का पद, ठीक है, इसी की समानता बताई जा रही है, हरि का पद। अब आपका उपमान क्या है? अगर उपमेय ये है तो उपमान क्या होगा? उपमान आपका कमल होगा। क्या होगा? कमल। आपका उपमान मतलब जिस वस्तु से समानता की जाए, तो इनकी किस वस्तु से? कमल से समानता की जा रही है, तो कमल हो गया। स्पष्टीकरण जरूर लिखना, अगर आप स्पष्टीकरण नहीं लिखोगे तो फुल मार्क नहीं मिलेगा। फिर आपका वाचक शब्द, वाचक शब्द, तो वाचक शब्द मतलब आपका जो शास्त्री से ये सारी लिखी होती है, जैसे ये से लिखा हुआ है तो से आपका वाचक शब्द है, से, ठीक है। और यहां आप लोग देखो, फिर अगला जो है वो है आपका साधारण धर्म। साधारण धर्म मतलब आपका जो आपका विशेषता है, साधारण धर्म। साधारण धर्म जो में जो आपका आता है वो है कमल, नहीं कमल तो आपका है कोमल, कोमल जो आपका कोमल मतलब एक विशेषता बता रही है। फिर आपका हो गया चारों चीजें। स्पष्टीकरण में बस इतना लिख दोगे, आपको फुल मार्क, 2 में 2 मार्क तुरंत बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान से लिखना, हैंड राइटिंग ध्यान से करना, अंडरलाइन अच्छे से कर देना बस। तो ये हमारा हो गया पहला उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आपको याद हो गया होगा यहां से। अब हम लोग देखेंगे जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। देखो, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। क्या कह रहा है? जहां उपमेय जो होता है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाती है, अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। तो अगर आपसे कोई रूपक अलंकार की परिभाषा पूछे तो आप चुटकियों में बता दो कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां आपका रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, ठीक है, चरण कमल बंदो, बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहां आपका हो गया ये आपका उदाहरण। और स्पष्टीकरण में मैं 2 लाइन बताता हूं, कोई जरूरी नहीं कि आप 4 चीजें लिखो। स्पष्टीकरण में मैं आपको 2 लाइन बता देता हूं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना होगा, पूरा लास्ट तक देखना होगा। यहां जो आपका है
यहाँ चरण जो है, चरण में जो आपका कमल है, चरण में कमल का भेद ना रख कर क्या कर रहा है, एक रूपता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? एक रूपता बताई गई है, एक रूपता बताई गई है। भेद ना रखकर दोनों को एक जैसा बताया गया, कोई भेद नहीं है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बताया गया है। तो यहां आपको परिभाषा में समझना है, बहुत आसान है। अगर रूपक अलंकार को समझना चाहो, केवल उपमेय और उपमान का बात है। उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया रूपक अलंकार। अब हम लोग देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा, 3 अलंकार आपको पढ़ने हैं। पहला आपका उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा आपको पढ़ना है उत्प्रेक्षा अलंकार। तीनों आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि तीनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो, तीसरा जो हमारा है वो क्या है, वो हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा बहुत आसान है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना। उसमें क्या था, रूपक अलंकार में आप था कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, और यहां क्या कह रहा है कि संभावना किया जाता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहां जो मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि उत्प्रेक्षा की वाचक शब्द हैं। क्या है? उत्प्रेक्षा की वाचक शब्द हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपति प्रियो प्रभात। ठीक है, यह हमारा है उदाहरण। अब स्पष्टीकरण में हेडिंग डाल देता हूं और आप लोगों को बोल देता हूं, उसको लिख लेना। ठीक है, हम आपके साथ बता रहे हैं, आप लोग लिख लेना। ठीक है, मैं बोलता हूं, देखो यहां क्या है, यहां आप लोग ध्यान से समझना कि यहां पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के श्याम शरीर, यहां क्या है, उपमेय है। ठीक है, उपमेय क्या है, यहां पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय में प्रातःकालीन धूप में शोभित नीलमणि शैल क्या है, उपमान की संभावना की जाए, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावना की गई है। मैं कहो तो आप लोगों के लिख दूं यहां, अब आपको मैं लिख कर समझाता हूं। देखो, मैं आपके साथ लिख रहा हूं, यहां जो पीला क्या है, पीला वस्त्र, ध्यान से समझना, पीला वस्त्र धारण किए, पीला वस्त्र धारण किए हुए, कौन पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, कृष्ण जी। कौन धारण किया है, कृष्ण जी। तो कृष्ण के श्याम शरीर, कृष्ण के श्याम शरीर पर पीला वस्त्र धारण हुआ है, श्याम शरीर। तो यहाँ जो आपका ये श्याम शरीर है, यानी कि श्री कृष्ण का, यहाँ जो पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के श्याम शरीर हैं, ये आपका उपमेय है। क्या है, उपमेय। ठीक है, क्या है बच्चा पार्टी, उपमेय। अब फिर आपका जो है उपमेय, अब आपका में प्रातःकालीन, प्रातःकालीन, इसी का आपका हिंदी मीन्स है, मतलब थोड़ा अच्छे से इसको व्याख्या किया गया है। कालीन, धूप में, धूप में शोभित, धूप में शोभित नीलमणि पर्वत या शैल, नीलमणि शैल, शैल। अब शैल ये आपका क्या है, उपमान है। क्या है, उपमान। तो ये आपका उपमान है। अब इन दोनों की क्या की गई है, कि संभावना की गई है, कि संभावना किया गया है या की गई है, कि संभावना की गई है, संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतः क्या है ये, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये हमारा हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो, मैंने आपके साथ लिख दिया कि आप लोगों को कष्ट ना हो, आप लोग अच्छे से पढ़ो, मैं आपके साथ हूं, आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं, केवल आप पढ़ने के लिए तैयार हो। ठीक है, कॉपी पेन हमेशा लिए बैठे रहो, जो वीडियो डालूं उसको ध्यान से देखो, पढ़ो, जितना पढ़ाया जाए सारी चीजें मैं आपके साथ करने वाला हूं। ये परिभाषा हो गया, ये हमारा उदाहरण हो गया या स्पष्टीकरण। तो ये हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आपका तीनों मैंने अलंकार कंप्लीट करा दिया। अब आपका ये जो 2 नंबर है, ये आपका अलंकार वाला, ये 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो चुका है, कोई नहीं काट पाएगा एक भी नंबर। ठीक है, तो अब हमारा ये फिक्स हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे जो आपका छंद है। छंद में आपको 2 छंद पढ़ना है। पहला आपको बताता हूं, छंद जो आपका है ये भी 2 नंबर का आता है।
अब भाई दो आते हैं, दो में कोई एक करना होता है। पहला कौन सा है? रोला। रोला छंद में क्या है? रोला छंद आपको बहुत आसान लगेगा। ये क्या है? यह आपका यह लिखा हुआ है, चार पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें चार पंक्ति होते हैं और चार पंक्ति मतलब सममात्रिक छंद, ठीक है। और इसमें 8 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 के विराम से कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। मतलब यहां कहने का अर्थ है कि इसमें 24 मात्राएं होंगी, इसमें 24 मात्राएं, इसमें 24 मात्राएं, इसमें 24 मात्राएं, ठीक है। तो आओ हम लोग देखते हैं कैसे आपको गिनना है। यहां देखो, जा पे बड़ी की मात्रा लगी है तो यहां आपका 2 मात्रा होगा। ता पे बड़ी मात्रा यानी कि 2 मात्रा। जा पे बड़ा का मात्रा 2 मात्रा, इसमें 2 मात्रा, ठीक है। 2 मात्राएं हैं। और इसमें आपका 1 मात्रा, क्योंकि छोटा ऊ का, अगर बड़ा ऊ का होता तो 2 मात्रा, यहाँ बड़ी ई ही है तो 2 मात्रा। यानी कि यहाँ 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, इधर 11 है। अब इधर आपका 13 रहेगा। देखो यहाँ आपका जा पे छोटी मात्रा 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, ठीक है। अब यहाँ भी 2 है, 1 है, 1 है, और यहाँ आपका 2 है, बापे बड़ा मात्रा ये 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 3 13, ठीक है। यानी कि आपका दोनों मिला के कितना? 13 और 11, यानी कि 24 मात्रा। 24 मात्रा इधर होगी। यहाँ आपका 1 मात्रा है, जा पे 1 मात्रा, बापे, इस पे सब पर 1 1 मात्रा है। इस पर आपका 2 मात्रा है, इस पर 1 मात्रा, इस पे देखो 1 2 3 4 5 6 आपका 2 6 2 8 8 एंड 2 10 1 11, इधर 11 मात्रा, अब इधर 13 होंगी। देखो कैसे, 1 यहाँ 2 है, विधर्मी, और यहाँ वहाँ पे जो ये चुटकी वाला लगा है इसको भी 2 मतलब दिया गया, इसीलिए यहाँ 2 2 हो गया। फिर यहाँ 1 है एंड यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2, यहाँ 2, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 यानी कि 13 प्लस 11 यानी कि 24, ठीक है। देख लो 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हमारा हो गया। इसको भी आप गिन सकते हो। ऐसे सारी चीजें गिनना सीख लो। 1 1 1, यहाँ 2 रहेगा क्योंकि यहाँ आपका ये मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ भी आपका 2 रहेगा, यहाँ भी आपका 2 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। अब यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मात्रा इधर यानी कि 13 मात्रा रहेंगी। 1 यहाँ 2 रहेगा, 2 यहाँ भी आपका 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 मात्रा 2 मात्रा 2 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ भी 13 प्लस 11 यानी कि सारी चीज़ें हमारा पूरा हो रहा है। 24 24 मात्राएं, एक एक में 24 24 रहेंगी, दो सारी पंक्ति में। यहाँ आप देखो 2 मात्रा, यहाँ भी 2 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा 2 मात्रा, यहाँ आपका 1 मात्रा, फिर 2, फिर यहाँ 1 है, ठीक है। फिर यहाँ भी आपका 11 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 3 11, और यहाँ आपका 13 होना चाहिए। 2 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा, फिर यहाँ आपका 2 मात्रा 1 मात्रा क्योंकि बड़ा ऊ का मात्रा लगा हुआ है। यहाँ 1 2 2, यहाँ आपका 13 प्लस 11, सारी चीज़ें देखो 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 2 13, तो इस तरह से आपको मात्राएं गिनना है, फिर आपका सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ आपका हो चुका है। स्पष्टीकरण में आप लिख सकते हो कि अतः जो हमारा उदाहरण है उसमें हर एक पंक्ति में 24 24 मात्राएं हैं, अतः यह हमारा रोला छंद है, ठीक है। तो ये हमारा 2 नंबर बिल्कुल पक्का कर देगा। हमारा उदाहरण भी हो चुका है। स्पष्टीकरण मतलब ये जो मात्रा कर दी है ना, ये सारी मात्रा गिन लिए, यही आपका स्पष्टीकरण हो गया। यही आपका स्पष्टीकरण है, कुछ नहीं लिखना है स्पष्टीकरण में, आपका यह स्पष्टीकरण हो गया जो मात्रा गिन लिया गया। तो ये हमारा हो चुका है आपका रोला छंद, ठीक है। अब हम लोग जो दूसरा आपका एक छंद और है वो है सोरठा। सोरठा को भी देख लेते हैं, फिर आपका सारा 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सोरठा में क्या है कि सोरठा जो होता है, सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सम्मात्रिक, यानी कि 2 ही लाइन होगा। अगर 4 लाइन होता तो सम्मात्रिक छंद है। और इसमें 4 चरण होते हैं। 8 चरण उसमें था तो इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं जो प्रथम चरण होती हैं और तृतीय चरण होती हैं उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 11 11 मात्रा। तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। जो द्वितीय चरण होता है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। और पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु यानी कि ऐसे 2 की मात्रा और 1 की मात्रा आते हैं। कहीं कहीं तुक भी मिलता है इस दोहे, या दोहे का उल्टा होता है। दोहा का ये उल्टा होता है, ठीक है। दोहा जो आपने पढ़ा होगा, दोहा याद भी होगा कुछ दोहा। यहां देखो एग्जाम्पल है, जे ही सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कविवर बदन, करहूं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन।
यहां अब आपको मात्रा गिनना है। जे ही देखो, ध्यान से आपको समझना है, यहां जहाँ पे आपका ये देखो, ध्यान से समझो, यहां आपका एक मात्रा है, ठीक है। अब यहां भी आपका एक ही मात्रा है, यहां भी आपका एक मात्रा, यहां भी एंड यहां भी, ठीक है। एक एक मात्राएं हैं, यहां भी आपका एक मात्रा, यहां भी, और यहां आपका दो मात्रा रहेगा, फिर एक। अब इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11, यानी कि पहले, यहाँ देखो, पहले और तृतीय चरण में 11 11, तो अब यहाँ पहला चरण हो गया। अब तृतीय चरण हमारा कौन सा है, ये है, तो अभी हम लोग गिनेंगे, पहले हम लोग दूसरा चरण गिनते हैं। दूसरे में आप देखो, दूसरे में आपका कैसे रहेगा, पहले आपको देखो, यहाँ एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, फिर यहाँ एक मात्रा, एक मात्रा, एक एक, क्योंकि कोई मात्रा नहीं लिखा, का अकेला लिखा हुआ, तो एक मात्रा, छोटी की मात्रा लगे, इसलिए एक 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 एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13, यानी कि द्वितीय चतुर्थ में हमारा, द्वितीय और चतुर्थ में हमारा 13 13 मात्राएं रहेंगी। इसमें भी आपका कितना रहेगा, 11 मात्राएं तृतीय में। तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ आपका कितना रहेगा, यहाँ आपका गा पे रा लगा हुआ है, तो 2 लगा दो, 1, और यहाँ आपका 2 लगा दो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। फिर यहाँ बापे छोटा ऊ की मात्रा है, तो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ आधा आधा लगा हुआ है, तो यहाँ आप लोग 1 लगा दो, फिर यहाँ 2 लगा दो, फिर यहाँ 1 लगा दो, फिर यहाँ एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एंड एक मात्रा, एक मात्रा। अब देखो, यहाँ 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हमारा हो गया पूरा, मात्रा भी मैंने गिन दिया। सबसे अच्छा उदाहरण है ये, दोनों उदाहरण आप गिन लेना, मात्रा गिनना सीख लेना, यही 2 उदाहरण आप बोर्ड एग्जाम में लिख देना, आएगा जरूर। तो ये है हमारा, अगर आप इससे कंप्लीट कर लोगे तो आपका ये वाला 2 नंबर, छंद वाला बिल्कुल 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा रस छंद अलंकार है 6 नंबर का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप लोग याद रखो। तो ये वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।